Hello friends, welcome to my channel. So in today's video, I am going to tell you that how I scored 60 plus in my law subject. So मैं आपको सारे tips and tricks बताने वाली हूँ which I followed and I get 60 plus. Okay? So without wasting any further time, let's start the video. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको लॉ से डरना नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि सीए फाउंडेशन जो है उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो लॉ में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है और लैंग्वेज को मेंटेन करके हमको आंसर राइटिंग करना पड़ता है। उसके लिए लॉ में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट के माइंड में यही फिट रहता है, यार लॉ में ही सब फेल होते हैं, यार लॉ में ही लग जाती है सबकी। तो लॉ का ऐसा टेररिज्म फैला हुआ है, एकदम से सबके माइंड में टेररिज्म फैला हुआ है। तो आपको सबसे पहले लॉ से डरना है नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। लॉ भी बाकी तीन जो आपके सब्जेक्ट है उनकी जैसा लॉ भी एक सब्जेक्ट है, तो उससे डरना नहीं है। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसकी अच्छी खासी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाना चाहिए। आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लो, इतना काफ़ी है। कोई ज़रूरी है कि आपको डिट्टो इंग्लिश में एक बार आपने पढ़ा, आपको समझ गया तो डिट्टो इंग्लिश में उसको तुरंत लिख लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतना अच्छे से उसको समझ लो कि हाँ हिंदी में आपको समझ में आ जाए कि हाँ उसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि उस चीज़ का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी प्रोविजंस होते हैं उस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी टॉपिक्स है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। सबकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थर्ड थिंग जो सारे स्टूडेंट के माइंड में वो डाउट रहता है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में डाउट था कि सेक्शन नंबर लिखना इम्पॉर्टेंट है क्या। तो हाँ है, अगर आपको याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, एज पर द रिलेटेड प्रोविजन। ठीक है, जैसे आप कंपनीज एक्ट का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसा लिखेंगे, एज पर द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर आंसर लिख दीजिए। और अगर पार्टनरशिप का है तो आप लिखेंगे एज पर द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1949, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेक्शन नंबर याद ही होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सब याद कर लीजिए। बाकी सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि सेक्शन नंबर लिखना ही है। मैं आपको बताऊँ तो मैंने भी बहुत सारे, अभी जो पेपर मैंने दिया है सितंबर 2024 का, तो मैंने भी सारे के सारे उसमें सेक्शन नंबर नहीं लिखे, क्योंकि मैं भी भूल गई थी, कुछ सेक्शन नंबर भूल गई थी। तो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया था। ये सेंटेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे मेरे सर ने बताया कि अगर आपको नहीं याद है तो आप ये यूज़ करते हैं। जब हमारे क्लासेस में टेस्ट हो जाता है वहाँ पे मैं यही यूज़ करती थी, वहाँ पे मैं सेक्शन नंबर नहीं लिखती थी। और एग्ज़ाम में भी मैंने यही किया है, सारे में मैंने सेक्शन नंबर नहीं लिखे। जो मुझे याद नहीं था वहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अंदर लिख क्या रहे हो, उस टॉपिक का प्रोविजन सही से लिख रहे हो कि नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो अब तक आपने क्या किया। आप पहले तो सबसे पहले आप माइंड में से लॉ का जो खौफ बना हुआ है उसको साइड में निकाले। आपने अच्छे से जितने भी टॉपिक्स है उसको पढ़े, प्रोविजंस जितने भी है उसको पढ़े, अच्छे से सबकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पास्ट ईयर के जो पेपर्स है पीवाईक्यूज वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करना ही है। एंड आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि हम लोग स्कैनर ले क्या। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मत लीजिए, क्योंकि मैंने भी नहीं लिया था स्कैनर की, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्या ज़रूरत है वो लेने की, मत लीजिए, वो स्कैनर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे सिंपली जाइए एंड पीवाईक्यूज जो है उसको डाउनलोड कीजिए। उसके आंसर की भी इजीली मिल जाते हैं, आंसर की डाउनलोड कीजिए एंड उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपली टाइमर लगाना है एंड उसको सॉल्व करना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप किस टाइम पे ये कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ मैं कब करती थी, मैं मॉर्निंग के टाइम पे करती थी। तो मैं 4 बजे उठ के करती थी, बिकॉज वही एक टाइम था जो जिस वक्त घर में एकदम शांति, बाहर भी एकदम शांति, किधर भी बिल्कुल हल्ला चिल्ला कुछ भी नहीं, अब मैं शांति से अपना पेपर बैठ के कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसे कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह ही, आप चाहे तो रात में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइमर लगा के फिर पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज जितने आपको मिल सकते हैं उसको सॉल्व करना है।
आपके जो नोट्स रहेंगे उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना है। रिटर्न प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस की थी। तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सारे पीवाईक्यू जितना आप सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करना है, जितने नोट्स के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके अच्छी खासी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एंड द लास्ट टिप जो मैंने बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया, ये टिप तो मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, लाइक आपने जो भी पढ़ा, हाँ आपने जो भी पढ़ा उसको आपको क्या करना है, आपके जो भी घर में छोटे भाई बहन रहेंगे ना उनको आपको बैठा के समझाना है। हाँ तो ये मैं जोक नहीं मार रही हूँ, ये सच है। आपने समझ लीजिए आपने एक बैठे आपने 5-6 टॉपिक ऐसा पढ़ लिया। हाँ अभी आपको चेक करना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी है कि नहीं समझी है, मुझे इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको बैठाइए और उनको समझाइए हिंदी में ही, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही उनको समझाइए कि देख ऐसा ये, ठीक है। उनको समझाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपके घर पे छोटे भाई बहन नहीं है तो सेकंड थिंग इज मिरर टेक्निक। तो आपको क्या करना है, सिंपली मिरर लेना है और मिरर में खुद को ही समझाने का कोशिश करना है। ये मैं बहुत ज़्यादा करती थी। हमारे घर पे मिरर है बड़ा सा, तो मैं उसमें खड़े होके खुद को एक्सप्लेन करती थी, लाइक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सब मैं खुद को ही इंग्लिश में हिंदी में सब खुद को ही समझाती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी टॉपिक्स ऐसा पढ़ रहे ना उसको ऐसा माइंड में ना दिन भर चलाते रहिए। मैं एक ऐसा करती थी कि मैं घर में काम कर रही हूँ, हाँ काम करते करते अचानक से मैं खुद को ही पूछूंगी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन नंबर क्या है, अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है, अरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अरे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसा खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड खुद से उसका आंसर भी दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे ना वो काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करनी है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा, ये तो मैं दिन भर ही करती थी। So these are all the tips and tricks which I followed and I got more than 60 plus marks in my law subject. अगर आप मेरे जो बाकी सब्जेक्ट है उन सब का इंडिविजुअल मार्क्स देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बना के रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से चाहे तो मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट से मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।